नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम स्वतंत्र वाणी विद एडवोकेट साहिल गोयल। आज की ये लाइव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज का जो विषय है वो है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। बाकी की हमारे कार्यक्रम के एपिसोड्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आज के इस विषय में हम जानेंगे कि भोजन ही दवा है, यानी आहार ही दवा है, लेकिन ये आहार हमारी दवा कैसे बन सकता है, हम अपनी जीवन शैली में क्या खाएं क्या ना खाएं, तो उसमें कुछ बदलाव करके हमेशा स्वस्थ रहने का मूल मंत्र देने और भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी, एमबीबीएस एमडी। और इनको आप काफी टाइम देख भी चुके होंगे हमारे चैनल पर भी, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर, आचार्य मनीष और डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी के साथ मिलकर के भारत का पहला इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल हिम्स डेराबस्सी में खोला है, जहां पर बहुत सारे मरीजों को लगातार ठीक किया जा रहा है। तो इस तरह के सामाजिक कार्य ये कर रहे हैं, इन सभी के लिए सबसे पहले तो इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही जो आप जी आपके कार्यक्रम में आके मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मुझे बहुत ये खुशी है कि आपने मुझे बुलाया और आपने मौका दिया कि मैं आपके कार्यक्रम में बोल पाऊं और कुछ आपसे प्रश्न ले पाऊं। जी बिल्कुल। तो साथ ही साथ जो दूसरा चेहरा आप देख रहे हैं एडवोकेट साहिल गोयल जी का, काफी लंबे समय से क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं और एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानेंगे। तो साहिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्ते सुमित जी, और मैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी का इनका स्वागत करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं जिस प्रकार से आज हमारे साथ जुड़े हैं इस क्रांतिकारी कार्य में। हमारे शो पे भाई साहब स्वागत है आपका, और इसके अंदर आप और आगे बढ़ाइए इस चीज को। जी जी बिल्कुल। तो सभी दर्शकों से थोड़ी माफी चाहूंगा क्योंकि ये जो कार्यक्रम था 5 बजे की बजाय थोड़ा सा विलंब से शुरू हुआ है, तो इसलिए और समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे प्रश्न पे आऊंगा। और मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आज का चूंकि हमने विषय रखा है आहार ही दवा है, अब चूंकि जब भोजन की बात आ जाती है तो आजकल हम देख रहे हैं जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो भोजन की बजाय दवाओं पर ही ज्यादा जोर देते हैं, बट आप खुद भी एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि आखिरकार आप ऐसा क्यों मानते हैं एमबीबीएस एमडी करने के बाद भी कि बीमारियों को तो केवल भोजन से ही ठीक किया जा सकता है? जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपने पूछा आप क्यों मानते हैं मतलब विश्वास है। विश्वास रिलीजन में किया जाता है, बाकी साइंस से प्रूव किया जाता है। तो हम यहाँ सिर्फ ये विश्वास नहीं, हम साइंस से प्रूव करने आए हैं आपके सभी चीजों को कि ये होता कैसे है। आपको शायद पता होगा, सबको पता है, हम लोग एमबीबीएस के बाद एक हिपोक्रेटिस ओथ लेते हैं। हिपोक्रेटिस ओथ ये है कि मैं ये मतलब ये मरीज के साथ अच्छा करूंगा, ये कई चीजें हैं। लेकिन हिपोक्रेटिस ओथ क्यों नहीं? कोई मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर का नाम हम क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज हिपोक्रेटिस रिमेन्स द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जबकि वो 200 बीसी में थे, मतलब आज से करीब 2200 साल पहले थे। तो आज भी वो मॉडर्न मेडिसिन के फादर कैसे हैं? उनके साथ एक बात चलती है कि आज तक कोई पेशेंट उनके पास नहीं गया जो क्योर नहीं हुआ। अगर आप उनका बुक पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि वो क्योर करते थे पेशेंट को। तो हम सिर्फ ओथ लेके खाना पूर्ति क्यों करें? हम क्यों ना देखें कि वो कैसे क्योर करते थे, हम कैसे नहीं कर पा रहे हैं। इसी कौतूहल ने मुझे वहां तक पहुंचाया कि मैं ये जान पाऊं कि वो कैसे करते थे। वो सिर्फ आहार से ही ठीक करते थे, और कहीं ना कहीं इनफैक्ट मैं थोड़ा चूंकि इतिहास का भी जानकार हूं, इसलिए मैं थोड़ा गंभीरता से और सेंसिटिविटी से ये बात बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा हाथ रहा है हिपोक्रेटिस को भी ट्रेन करने में। मैं इसलिए ये बात मैं लिंक भी देना चाहूंगा क्योंकि आजकल आप कोई भी बात बोल के निकल नहीं सकते हैं।
जी बिल्कुल। हिपोक्रेटिस के टीचर और उनके टीचर और उनके टीचर, आप ऐसे करते अगर जाएंगे तो पाइथागोरस तक पहुंच जाएंगे। पाइथागोरस को मैड मैन बोला जाता था, और पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो ऐसा लगता है कि सल्ब सूत्र संस्कृत में है, अगर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम में आता है। और पाइथागोरस मद्रास आए थे बाय द वे, और वो एक चुटिया रखते थे और एक आश्रम में लोगों को पढ़ाते थे। जो पद्धति भारत से सीख के गए थे वो, इनफैक्ट आप अगर जितने भी ये पुराने साइंटिस्ट का, चाहे वो हिपोक्रेट्स हो चाहे वो सोक्रेट्स हो, ये सभी उनके स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की छाप वहां पे पड़ी है, और ये वहीं से शायद आया है। मुझे इसलिए मैं शायद बोल रहा हूं क्योंकि आप अगर चेक करेंगे पाइथागोरस का दूसरा बुक, एक बुक लिखा था उन्होंने, वो बुक था ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स का मतलब है आत्मा कभी मरती नहीं है, आती जाती रहती है। ये भारत की फिलॉसफी के अलावा और कहीं ये फिलॉसफी पूरे विश्व में नहीं है। तो ये सब देखते हुए मैं कहीं ना कहीं इसमें आयुर्वेद का कहीं ना कहीं ये है। इसीलिए आहार से वो ठीक किया करते थे, इसलिए मैं उनको फॉलो करके, चूंकि उनका ओथ लिया हूं, इसलिए फॉलो करके मैं ये काम देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं रिवोल्यूशनरीली पेशेंट ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि जो आहार की अगर जब बात होती है तो क्या आहार से कुछ पर्टिकुलर टाइप की कुछ बीमारियां ही ठीक कर सकते हैं, और अगर कुछ बीमारियां ही ठीक कर सकते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम भोजन से ठीक कर सकते हैं, या फिर सभी बीमारियों का इलाज भोजन ही है? जी डॉक्टर साहब। मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं। जी। इसका एक काउंटर क्वेश्चन आपको भी है और एडवोकेट साहब को भी है। लेट अस इंक्लूड हिम इन द डिस्कशन। जी जी। इसका काउंटर क्वेश्चन ये है कि अंदर जाने के रास्ते आपको क्या दिखते हैं, बॉडी में क्या है? जी साहिल जी बताइए। जी, आपके मुख जो है आपका वो द्वार है अंदर जाने का, और जो आपकी इंद्रियां हैं, नाक या मुख? 5 इंद्रियां हैं आपकी। नाक, मुंह, आपके जो त्वचा है वो, और आपकी जो आंखें हैं जिससे आप ग्रहण कर रहे हैं वो भी आपकी इंद्रियां हैं। इस प्रकार से आपकी 5 इंद्रियां हैं ये। तो फिजिकली अगर कोई चीज हम अंदर भेजना चाहें तो वो आंखों के द्वारा नहीं जाएगी और ना ही स्किन के द्वारा जाएगी। तो दो ही होल्स बच गए, नाक या मुंह। नाक से आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हवा में पोल्यूशन है, लेकिन सांस लेना बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक जिप लगा सकते हैं कि अंदर क्या जा रहा है और बाहर क्या निकल रहा है। मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूं, अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा, डॉक्टर, पुलिस और वकील। क्यों? जुबान पे लगाम अगर खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और इन तीनों से जिंदगी में वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ इसका एक ही उपाय है, जिप योर लिप्स, जिप इट। चाहे वो अंदर जा रहा हो चाहे वो बाहर निकल रहा हो। तो ये मैं ये कहना चाहूंगा। और ऐसी दुनिया में कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है। हो सकता है विज्ञान अब तक वहां तक नहीं पहुंच पाया हो कि ये करना कैसे है, लेकिन जरूर है, शायद हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन काफी हद तक पहुंच भी पाए हैं। इसलिए मैं आपको ये बड़े ये तसल्ली से बताना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी बीमारियां जो हम समझते थे कि ला इलाज हैं, उनका इलाज है, और वो क्योर भी हो रहे हैं, वो हम देख भी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसी में जैसे अगर जो ऑटो इम्यून डिसीज की बात करें, जिनको अक्सर लाइलाज ही बताया जाता है, तो क्या इन बीमारियों को भी भोजन से ठीक किया जा सकता है? आपका कोई अनुभव या कुछ और अच्छे से साइंटिफिक तरीके से बता पाएं कि अगर ऐसा है तो क्या सच में संभव है कि ऑटो इम्यून डिसीज को भी आहार से ठीक किया जा सकता है, या आपने किए जरूर मरीज?
जरूर। हम लोग स्टेज 4 कैंसर को टेकअप करते हैं। स्टेज 4 कैंसर को ऑटो इम्यून डिजीज भी है, डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, उसका किडनी भी फेल कर गया है, उसका लीवर भी फेल कर गया है, हार्ट भी फेल कर रहा है, पूरी बॉडी फ्रेल हो गई है। उन लोगों को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पे डिजीज स्टेबल हो जाए, उसके आगे ना बढ़े। तो उनको बहुत ये दिलासा नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज का कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है, हम अंदर ही अंदर बड़े खुश होते हैं, हमें पता है हम इसको पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, 100% क्योर कर सकते हैं इसको। मैं आपको बताता हूं कैसे, और हम साइंटिफिकली कैसे बढ़ते हैं उसमें। इम्यून सिस्टम जो आपका भगवान है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में शायद आप पता नहीं भगवान है या नहीं है, लेकिन आपके अंदर जरूर है, और उस भगवान का नाम इम्यून सिस्टम है। उस इम्यून सिस्टम जब आपके अगेंस्ट में काम करने लगा है तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसको बहुत छोटे तौर पे लिया जाता है कि अच्छा ऑटो इम्यून डिजीज है, चलो स्टेरॉइड दे दो इनको। जी, स्टेरॉइड जैसे ही पेशेंट ने लिया, साइंस ये कहता है कि जैसे ही स्टेरॉइड बाहर से आया, दो तरह से स्टेरॉइड आ सकते हैं। स्टेरॉइड आप बाहर से ले सकते हैं, किडनी खुद भी स्टेरॉइड बनाती है, किडनी के ऊपर की एक ग्रंथि है जो स्टेरॉइड बनाती है। इन बोथ दीज कंडीशंस जब भी स्टेरॉइड इंजेक्ट होता है, चाहे वो आपके एंडोक्राइन ऑर्गन से इंजेक्ट हो या आपने मुंह से लिया हो, इम्यून सिस्टम शट ऑफ हो जाता है, इम्यून सिस्टम का काम बंद हो जाता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा। जी जी। तो मैं अभी डॉक्टर साहब अभी और प्रश्न रहेंगे, वो भी मैं आपसे लूंगा। थोड़ा सा कोशिश करें संक्षेप में ही जवाब देते रहें तो ज्यादा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ पाऊं। अभी और प्रश्न है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन मैं अभी चाहूंगा थोड़ी सी एक कमेंट ले लूं साहिल जी से। साहिल जी, अभी डॉक्टर साहब ने जैसा कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैंसर तक के मरीजों को इन्होंने ठीक किया है, वो भी भोजन से, और किया जा सकता है। वहीं पर अगर वर्तमान में एक बीमारी की बात कर रहे हैं, जो ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है, जिसके लक्षण की बात करें तो बिल्कुल साधारण से फ्लू है, तो इस तरह की बीमारी के लिए जिस तरह से जबरदस्ती दवाई के रूप में टीका, अभी मैं कुछ तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें हैं कि जहां पर जबरदस्ती लोगों को ये दवाई यानी कि टीका देने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग परेशान भी है इससे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर भोजन ही दवा है तो ये टीका की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, और अगर आवश्यकता है भी तो जो टीका ले रहा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं लेना चाहते उनको इस तरह से ये जबरदस्ती कर रहे हैं। तो चूंकि आप कानून के भी विशेषज्ञ हैं वकील साहब, आप जरा बताएं कि पहली बात तो क्या ये सही है जबरन टीकाकरण, और अगर ये सही नहीं है तो क्या ये कानून का उल्लंघन है? इससे बचने के लिए क्या जनता कर सकती है? इस पर आप अपनी कम शब्दों में टिप्पणी दें एडवोकेट साहिल जी। जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अवधेश का, जो आप हमारे यहाँ साथ आए हैं और इस क्रांतिकारी कार्य में और हमारी भूमिका अदा कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल जो आपने सवाल पूछा वो हम लगातार इस चीज को उठा रहे हैं और जमीनी स्तर पे भी इसकी क्रांति ला रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। इसमें बहुत से सेक्शंस लगते हैं, जिसमें कुछ मुख्य सेक्शंस मैं आपको बताना चाहूंगा। सेक्शन 302, 336, 323, 319, 321, 307, 166, 109, 120 बी, सेक्शन 34, सेक्शन 220 ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये सब इसमें लगते हैं। अगर कोई आपको फोर्स करता है मास्क के लिए या टेस्ट के लिए, वो किसी भी प्रकार का टेस्ट हो सकता है, आप समझ गए होंगे, और या फिर टीके के लिए, अगर वो किसी भी प्रकार से इसको फोर्स करता है तो यही सभी सेक्शंस जो हैं लगाए जा सकते हैं उन सब लोगों पे। इस चीज का इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं या वो पुलिस वाले हैं या वो कोई डीसी मजिस्ट्रेट कोई भी हो, उन सभी के ऊपर न्याय व्यवस्था जो हमारी है, जो कानून है, उन सब पे समान तौर पे लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये नहीं किया जा सकता, बिल्कुल असंवैधानिक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली भी वीडियो के अंदर शायद ये बात मैंने दोहराई थी कि आज के दौर के अंदर जो आप देख रहे हैं, ये आपने प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सुना होगा, आज ये फार्माकलाइजेशन चल रहा है। हर चीज को फार्मा से जोड़ के और आयुर्वेद को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है।
उसी के अंदर ये एक ऐसी चीज है जो टीकाकरण किया जा रहा है जबरदस्ती। जो इंसान ठीक है उसको किस लिए टीका दिया जा रहा है उसकी इच्छा के बिना, ये बिल्कुल जो है असंवैधानिक और गलत है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जिस तरह से जबरन टीकाकरण किया जा रहा है, तो कानूनी तौर पर तो ये बिल्कुल सही नहीं है। डॉक्टर साहब, फिर से मैं आपके पास आऊंगा एक बहुत ही अहम सवाल लेकर के। सवाल ये है कि आपने कहा भोजन ही दवा है, लेकिन भोजन तो हम भी करते हैं, दुनिया में सब लोग भोजन कर रहे हैं, फिर वो लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? बीमार होने के बाद उनकी जान भी जा रही है। इससे ये तो स्पष्ट है कि भोजन का अर्थ सिर्फ भोजन नहीं है। भोजन में कुछ ना कुछ बदलाव या कुछ एक नियम कानून जरूर होंगे, जिनको आप हमें बताएं कि एक आदर्श आहार क्या है, क्या खाएं क्या ना खाएं। एक आइडियल डाइट हम आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐसी डाइट जिसको अपना करके हम कभी बीमार ही ना हो। जी डॉक्टर। मैं नॉर्मली आई एम नोन कि मैं बहुत सीधे तौर पे कोई आंसर नहीं देता हूं, थोड़ा घुमा के देता हूं। तो मैं इसी क्वेश्चन पे आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा। काउंटर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हम एनिमल किंगडम से ताल्लुक रखते हैं, हम प्लांट नहीं, हम एक जगह स्थिर नहीं है, हम चलते रहते हैं, इसलिए हम एनिमल किंगडम है। प्लांट एक जगह यूजुअली स्थिर होते हैं। तो एक और जानवर बता दीजिए जो अपना आहार पका के खाता हो, दिखाइए मुझे। इंसान मनुष्यों के अलावा तो फिर कोई जानवर नहीं है जो पका के खाता है। तो मनुष्य ने अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट प्राणी घोषित किया है। कभी किसी दूसरी स्पीशीज से पूछा है कि मैं ये घोषित करने जा रहा हूं कि मैं सबसे इंटेलिजेंट प्राणी हूं? कभी पूछा है? मैं आपको इसलिए यहां तक लेके आ रहा हूं कि आप देखिए, स्टूपिड का पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में बर्ड ब्रेन होता है। बर्ड ब्रेन, इसका मतलब है कि इंसान ने अपनी ह्यूब्रिस में कि मैं बहुत बड़ा, बाकी सब बहुत छोटे, बर्ड्स को स्टूपिड समझा है। तो मैं जरा ये इंसानों से पूछना भी चाहता हूं कि अगर साइबेरिया से बर्ड चलती है और मेडिटेरेनियन आधी दुनिया क्रॉस करके आती है, उसको सेम टाइम सेम प्लेस सेम टाइम ऑफ द ईयर में पहुंचती है, सेम रूट, उसका जीपीएस कौन है? कौन बताता है राइट मुड़ो लेफ्ट मुड़ो? आधी दुनिया क्रॉस करके आती है और हमने स्टूपिड समझा हुआ है उसको। बात यह है कि अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप आ पाएंगे? इसलिए कई बार ये बातें इंसान अपनी ह्यूब्रिस में, अब उस ह्यूब्रिस में इस वायरस के चलते फंस गया है इंसान। एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया में आपको बंदी बना के रखा हुआ है। तो आत्मा जरूर कल्पनी चाहिए कि कुछ तो ऐसी बात है कि हमने द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशी को बंदी बना के रखा हुआ है एक वायरस। चाहे इसके पीछे हम चाहे जो भी बहस कर लें कि इसके पीछे इनकी मंशा है, उनकी मंशा है, जो भी मंशा है, नहीं है। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि आप घर में बंदी बने हुए हैं आज भी। अभी परसों कनाडा में लॉकडाउन लग गया फिर से। मेरे कहने का मतलब यह है, चाहे हम उस पर डिबेट कर सकते हैं, बात क्या है? बात यह है कि एक छोटे से वायरस ने आपको इतना परेशान कर दिया है। वो शायद इसलिए कि हम अपनी ह्यूब्रिस में कई बातें भूल गए हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, आपने लास्ट टाइम किसी भी जानवर को चश्मा पहने हुए कब देखा है? कभी देखा कि शेर ने चश्मा पहन लिया क्योंकि उसको ठीक से दिख नहीं रहा है? नहीं देखा। दूसरा एक इसी बात पे, क्योंकि ये बात समझ में आएगी, क्योंकि जब तक ये ना हो कुछ बोलने से बातें समझ नहीं आती हैं। आदमी के कौतूहल को जगा देना चाहिए कि वो अपने आप वो ये क्वेश्चन करे और आंसर खुद ही प्रदान करे। बिल्कुल। कुत्ते की आयु कितनी होती है? मुझे तैयार नहीं है। जी साहिल जी, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी, इसमें तो बहुत सी अलग अलग स्पीशीज का डिफरेंट रहता है।
और तकरीबन मैंने कितनी जहां होती तक है? देखा है, तकरीबन मैंने देखा है एवरेज के तौर पे 12 से 13 साल के आसपास। तो जंगल हाँ का जी। कुत्ता 50 साल जीता है, आपने कुत्ते के साथ क्या कर दिया कि वो 15 साल जीने लगा है? जी। आप हमेशा देखिएगा ठीक है। गूगल में डॉग इन कैप्टिविटी लिखा हुआ है, डॉग इन कैप्टिविटी। आप भी कुक्ड फूड खाते हैं, डॉग भी कुक्ड फूड खाता है। अगर 50 साल से 15 साल उसकी आयु आपने कर दी है, तो आपकी आयु कैसे स्पेयर हो जाएगी? ये सोचने ऐसी बात। दिस इज कॉमन बिटवीन द डॉग एंड यू। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि आपने कभी गौर किया है, हम बीज खाते हैं। चावल क्या है? सीड है। दाल क्या है? सीड है। रोटी क्या है? वो भी सीड है, क्योंकि सीड हैज दी, सीड है, वो गेहूं से बना है, वो सीड है। सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री, हमें पता है ये, इसीलिए हम सीड्स खाते हैं। अब आपने दाल बॉईल कर दिया तो निकाल के अगर जमीन में गाड़ देंगे तो पेड़ उग जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो डेड फूड है ना। तो मुझे कोई कोई वो साइंस दिखा दे कि डेड फूड आपको लाइफ कहां से दे रहा है। डेड फूड आपको डेथ देगा, लाइव फूड्स लाइफ देंगे। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं, जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि आपने हेल्दी खाना खा लिया और हेल्दी हो गए। प्रश्न पूछना जरूरी है कि क्या ये हेल्दी है। आप देखिए, मैं पंजाब में रहता हूं, पंजाब फूड बास्केट है, सिर्फ भारत का ही नहीं, कनाडा का भी, कई पार्ट्स ऑफ यूएसए का भी फूड बास्केट है। और दूध की बहुतायत है ये वहां पे। तो खाना तो बहुत है और दूध भी बहुत है, और बीमार इतने ज्यादा हैं कि और कोई स्टेट उससे कंपटीशन में नहीं है। तो ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि क्या ये आहार ठीक है। ये प्रश्न खुद से करना जरूरी है, ये प्रश्न आना जरूरी है, और सोचना इस पे जरूरी है कि हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं क्या। इसलिए ठीक आहार, ठीक व्यवहार और ठीक विचार आपको 100 साल जीने में सहायक होंगे। और यही चीज अगर ठीक की जगह गलत लगा लीजिए तो 100 साल जीना मुश्किल है, बीमारियां तो आएंगी ही। ये मेरा एक्सटेंडेड आंसर था फॉर योर सिंपल क्वेश्चन। जी बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से आपने उदाहरण तरीका समझा दिया। और जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि हम वही खाएं जो प्रकृति ने दे दिया है, और उसी फॉर्म में, तो शायद वो सबसे बेस्ट आहार है। रॉ फॉर्म में, चाहे वो सब्जियां हो चाहे फल हो। इसमें भी अगर कॉन्क्लूजन के तौर पर फिर भी आप बता ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस अगले प्रश्न में मैं चाहूंगा कि इसको भी ऐड कर दें। अब जैसा आपने डेड फूड की बात करी, तो ये जो फास्ट फूड या डेड फूड जो हम पिज्जा बर्गर, अब इनकी संख्या जो कि शहर में चाहे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, हालांकि पहले बच्चों में ज्यादा शौक रहता था इस तरह के खाना खाने का, बट अभी भी बच्चों में तो अगर है ही शौक, बाकी का शहर में, गांव के फिर भी कुछ अच्छा खाना खा लेते हैं। लेकिन जिस तरह से डेड फूड की रुचि बढ़ती जा रही है लोगों की, इसके बारे में आप प्रतिक्रिया जरूर दें कि ये खतरनाक नुकसान तो देगा वो हमको पता है, लेकिन किस हद तक ये नुकसान दे सकता है, किस तरह से ये इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, डेड फूड यानी फास्ट फूड। इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं ताकि वो सतर्क हो जाएं कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खाना चाहिए। एडवोकेट साहब ने एक बड़ी अच्छी बात ये कही थी, हमारी 5 इंद्रियां हैं। जी। द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ स्मेल, द सेंस ऑफ टेस्ट एंड द सेंस ऑफ टच, यही 5 हमारी इंद्रियां हैं। उसमें से एक इंद्रिय है सेंस ऑफ टेस्ट, उसको भी सेटिस्फाई होना जरूरी है आज के दौर में। तो प्रोग्रेशन ठीक है, आप टेस्ट के लिए कुछ खा सकते हैं, न्यूट्रिशन के लिए आप वही खाएं जो आपको न्यूट्रिशन दे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्मल आहार कैसा होना चाहिए, आप सुबह से शाम तक जो भी खाएं,
एक बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। और वैसे तो मॉडर्न मेडिसिन में ये कहा जाता है, मॉडर्न न्यूट्रिशन में, कि हर 2-2 घंटे पे खाएं। मुझे ये कभी भी समझ नहीं आया, हम कभी इतिहास में भी इतना नहीं खाते थे जितना आज खा रहे हैं। तो एक प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या इतना खाना रिक्वायर्ड है? पूरी दुनिया का ये जो अन्न कोश है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पेट में महिषासुर घुस गया है। अगर घुस गया है तो महिषासुर मर्दिनी को लाना जरूरी है। ये बात सोचना जरूरी है कि इतना खा के हम जाना कहां चाहते हैं। दूसरा, टेस्ट के लिए आप जो भी खाएं, जो भी आप खाना खाएं, 50% ऑफ दैट फूड वो ऐसा फूड होना चाहिए जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है। इन अ नटशेल, जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छी है, जिसमें इंसान की आग लगी है वो अच्छी नहीं है, उसमें आग लग गई है। तो 50% ऑफ योर फूड शुड बी दैट सनलाइट इज मेकिंग दैट फूड। दैट मीन्स रॉ फूड, वो न्यूट्रिशन है। 50% आप कुक्ड फूड खा सकते हैं फॉर टेस्ट, और जिंदगी बहुत ठीक चलेगी, बीमारियां यूजुअली नहीं होंगी। अगर ये सभी लोग, आपके सभी दर्शक इस बात का रूल बना लें तो चीजें ठीक चलेंगी, बीमारियां नहीं होंगी। अगर हैं तो ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल शानदार। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब तमाम तरह के वायरसेस आते रहते हैं, जिस वायरस को आजकल तो अगर सबसे ज्यादा लोगों को अवगत हो चुका है वायरस के बारे में, क्योंकि एक ऐसा वायरस आ गया है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, जिसका जिक्र आप भी कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि इकलौता ये वायरस नहीं है, पहले से भी वायरस आते गए हैं और वायरस की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी चर्चे में आती हैं। क्या भोजन से ही इन वायरसों से लड़ा जा सकता है? उसमें भी क्या हमारा भोजन ही पर्याप्त है, या उसके लिए कुछ और उपचार की हमें आवश्यकता होती है? जी डॉक्टर, आपका प्रश्न बहुत रेलेवेंट है और आज के टाइम्स के लिए बहुत ये है, और मैं चाहूंगा लोग जरा इसको ठीक से सुने, क्योंकि ये बोलने वाले लोग भी नहीं है आज। जी, हम लोग बिटवीन द 4 ऑफ अस, हमने करीब लास्ट सेकेंड वेव में, डेल्टा वाला जो वेव था, जी, जो फरवरी मार्च में आया था, 60,000 पेशेंट हमने ठीक किए हैं। जी, मैं रिपीट करता हूं, शायद सुनने में अगर किसी को कोई गलती हुआ हो तो, 60,000। इन 60,000 पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया, कहीं कोई पैसे नहीं चार्ज किए गए, कहीं कोई दवा नहीं दिया गया। और ऐसे भी पेशेंट्स थे जिनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 40 से 50% था, जिन बातों के लिए वेंटिलेटर पे डाला जाता है। बिना कोई दवा यूज किए इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स को ठीक कर देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी। और इस बात को किसी फोरम में प्रूव करने के लिए भी हमारे पास सभी डेटा है, सभी। बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ वायरस, हम इसको इतना बड़ा ना बनाए, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक मूवी आई थी शोले, उसका एक डायलॉग बहुत फेमस था, जो डर गया समझो मर गया। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही आप डरते हैं, लुक एट साइंस, द फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी, द इम्यून सिस्टम इज शट डाउन। इम्यून सिस्टम जो आपका डिजीज फाइट करता है वो शट डाउन हो जाता है डर से। और डर, ये वायरस सोशल मिलाप और सोशल डिस्टेंसिंग से स्प्रेड नहीं हो रहा है, ये टीवी न्यूज के चैनल के जरिए स्प्रेड हो रहा है। और वो डर फैलाया जा रहा है, क्योंकि इस डर की नेक्स्ट 10 इयर्स तक, 20 इयर्स तक डर बिकेगा। बेचने के लिए कुछ चाहिए ना, तो डर बिकेगा, और डर की आड़ में ही बेचने का सिलसिला चलेगा। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप लोग जो बात कर रहे थे वैक्सीन्स हो, चाहे वो दवा हो, चाहे वो इम्यून प्रोडक्ट्स हो,
चाहे वो कोई टीवी प्रोग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, डर बिकेगा और डर ही बॉटम लाइन सेलिंग पॉइंट होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें डरने वाली बात नहीं। एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ वायरस। अब मैं ये भी आपके चैनल में बता दूं कि जो लोग कोविड से या कोविड जैसी वायरस से ग्रसित हैं, उनको करना क्या चाहिए, क्योंकि ये एक रेलिवेंट डिटेल होगा जो परोपकारी भी होगा, लोगों की जान भी बचाएगा। बहुत सिंपल है कि उसका सबसे पहला सिम्टम आएगा फीवर। जी। तो एक बात याद रखिएगा, फीवर से मौत नहीं होगी। फीवर से अगर कुछ होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, मौत नहीं होगी। तो आप बॉडी को हाइड्रेट क्यों नहीं कर देते हैं? और ये सोचने जैसी बात है, साइंस की बात यह है कि बॉडी ने फीवर क्यों कॉज किया। बॉडी के पास, इम्यून सिस्टम के पास क्या टूल्स हैं? अगर वायरस का अटैक हो गया है तो इम्यून सिस्टम के पास क्या टूल्स हैं? आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगी वायरस को मारने के लिए। अगर हमने वो टेम्परेचर कम कर दिया तो हम बॉडी को हेल्प कर रहे हैं कि हार्म कर रहे हैं? इसलिए फीवर आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। उसको कम करने की कोशिश ना करें, आप हाइड्रेट करें अपने आप को, ताकि बॉडी को हेल्प करें वायरस को मारने के लिए। दूसरा, बॉडी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्यों कम किया लंग्स में? क्योंकि वायरस अगर मुंह से घुसता है तो एसिड में, पेट के एसिड में जल जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता है। तो एंट्री पॉइंट नाक ही रह गया है जहां से वो घुस सकता है। तो लंग्स में जाता है तो बॉडी के पास क्या तरीका है वायरस को मारने के लिए? बॉडी के पास एक ही टूल है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम करने के लिए। तो आपने क्या किया? ऑक्सीजन दे दिया। तो आप बॉडी को हेल्प कर रहे हैं कि हार्म कर रहे हैं? तीसरा, आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, आप एयर लेते हैं। उस एयर में से कितना ऑक्सीजन निकालना है इस बॉडी को ठीक से पता है। जी। अगर आपने ऑक्सीजन दे दिया तो बॉडी को फर्दर ओवरवेल्म कर दिया। इसका डेटा वर्ल्ड वाइड है कि जिन लोगों ने बाईपैप लगाया, जिसमें एयर जाता है, वो वायरस से लड़ पाए। जो ऑक्सीजन ये लगाए, उनका लड़ना प्लस माइनस था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को, अपने बॉडी को ओवरवेल्म ना करें और सिंपल तरीके से चलते रहें। ये वायरस बहुत ही सिंपल है। मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी वाली बात नहीं है। हमने ऐसा किया है, इतने पेशेंट्स को बचाया है और बहुत कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लोगों को भी बचाया है, क्योंकि उनको उल्टा लिटा दिया है। आप देखिए, एक और जानवर दिखाइए जो अपने पीठ के बल सोता हो। सभी पेट के बल सोते हैं या साइड में सोते हैं? सब साइड में सोते हैं, पेट के बल। आप हर बार एक्सेप्शन नहीं हो सकते हैं। इंसान अपने आप को हर बार एक्सेप्शन टू द रूल्स ये समझता है, ये बात सच नहीं है। बिल्कुल। तो ये मैं मेरे ख्याल से अभी आपने कवर बहुत अच्छे से कर ही दिया है। तो चूंकि समय के अभाव में प्रश्न थोड़े और हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़े कम समय में आप और बता पाएं। तो अभी मैं साहिल जी से एक कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। फिर अभी और कुछ अहम सवाल हैं जिनके मैं चाहूंगा आप प्रश्न भी आंसर जरूर दें। तो जी साहिल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी सी कम होने के कारण से मैं आपसे माफी चाहूंगा इस चीज की, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है और थोड़ा सा कोशिश करेंगे। मैं कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स उठाना चाहूंगा इसके अंदर कि आज के दिन जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, कुछ पुलिस वाले जो हैं अपनी बदमाशी कर रहे हैं या फिर सरकारें जो हैं उनको कुछ कह रही हैं, उसके कारण से वो अपनी जो है पावर्स का मिसयूज करते हुए आपको टीकाकरण के लिए जबरीकरण किया जा रहा है, आपको टीके के लिए जबरदस्ती की जा रही है, या फिर आपको टेस्ट के लिए, या फिर आपको मास्क के लिए। तो इस प्रकार से जिन लोगों ने 2-2 टीके भी लगवा लिए उनके साथ भी इस तरह की जाति की जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि आप दोबारा से आप टेस्ट जो है आरटीपीसीआर या दूसरे टेस्ट जो हैं उनको दोबारा से करने के लिए कहा जा रहा है,
वो एक जगह से करा के जाते हैं, फिर भी उनको दोबारा एयरपोर्ट पे जाके दोबारा से कहा जाता है कि आप दोबारा करवाइए। तो इसी में आपको एक बहुत ही मुख्य बात बताना चाहूंगा मैं आपको, कि आप पुलिस वालों से किस प्रकार से सवाल जवाब करेंगे, उनसे किस तरीके से आप कह सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि आप उनसे एक तो ये पूछ सकते हैं कि क्या आप ऑथराइज्ड पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं। जब वो आपको किस चीज के लिए रोकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की चीजों के लिए, जो आपके शरीर की स्वास्थ्य की चीज है, तो आप उनसे पूछिए कि क्या आप ऑथराइज्ड पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं। इस प्रकार से आप उनसे पूछ सकते हैं और उनके पास जवाब नहीं होगा। और इसके साथ साथ आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको ट्रेनिंग मिली थी जन स्वास्थ्य अधिकारी बनने की, क्या आपको ट्रेनिंग, उचित ट्रेनिंग आपको मिली है, उसका अभ्यास आपको करवाया गया है। इस प्रकार से आप उनसे पूछिए कि आप जन स्वास्थ्य अधिकारी बन चुके हैं या बन रहे हैं, तो क्या आपके पास इस चीज की अथॉरिटी है, और अगर अथॉरिटी है तो क्या आपके पास ट्रेनिंग है उस चीज की उचित। जी, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बाकी चीज जो है नेक्स्ट टाइम जो है कवर करते हैं। समय कम होने के कारण से मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जा सकते हैं। बाकी का डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी कुछ छोटे छोटे सवाल है, तो मैं चाहूंगा कुछ चंद लाइनों में ही उनका जवाब दे दें, ताकि आज की हमारी लाइव कंप्लीट हो जाए। और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास सच में जो जानकारियां, जो ज्ञान है, वो मैं चाहता हूं कि केवल एक एपिसोड में पूरा नहीं जा पाए ऑडियंस तक, तो हम कुछ और प्रोग्राम भी आपके साथ करेंगे। मैं एक छोटा सा प्रश्न सबसे पहले ये पूछूंगा कि जैसे आपने भोजन का, आहार का तो बता ही दिया, धूप धूप का कितना रोल रहता है हमारे जीवन में या हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, वो आप जरूर बताएं कि क्या धूप भी हमारा भोजन का कार्य करती है। जी डॉक्टर साहब। धूप, the only source of energy on planet Earth is the sun. जी दूसरा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है नहीं। जी। और दिस अच्छा, बॉडी इज तो एनर्जी, इसमें जैसे, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। जी द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज गोइंग टू बी एनर्जी मेडिसिन। बिल्कुल। एनर्जी का एक ही सोर्स है, सन। जी तो अगर आपका एनर्जी बॉडी है और एनर्जी का एक ही सोर्स है, सन, तो दिस गोज विदाउट सेइंग कि सूरज से जी। ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता है एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक अहम और प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कुछ दर्शकों ने भेजा है आपके लिए, कि आप डॉक्टर साहब से जरूर पूछना। अगर हम बात करें, जैसे जो आधुनिक डॉक्टर या जो अस्पताल हैं, वहां पर जब से डॉक्टर, जब कोई बीमार होता है, जैसे कि किसी को अगर शुगर है, तो उनको बोल दिया जाता है कि आप ये मत खाइए, या फिर बीपी बढ़ जाता है तो भी उसमें कहा जाता है कि सॉल्ट मत लीजिए। बहुत सारे खान पीन के वो सलाह देते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर हर एक बीमारी के लिए अलग अलग बताते हैं कि इस बीमारी में ये मत खाओ, उस बीमारी में वो मत खाओ। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को या बीमार होने से पहले ही एलोपैथी के डॉक्टर, क्योंकि आप भी जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, तो ये ज्ञान आपको जरूर मिला है, तो बाकी के डॉक्टरों से भी उम्मीद की जाती है शायद उनको भी इसके बारे में जानकारी अवश्य होगी कि हाँ, भोजन ही दवा है। फिर वो भोजन पर क्यों जोर नहीं देना चाहते हैं, और भोजन की बजाय दवाइयों पर ज्यादा जोर देते हैं, इसके बारे में अगर आप अपनी टिप्पणी दें तो कुछ क्लियर होगा दर्शकों को। जी। नहीं, जैसे बाकी लोग हैं वैसे मैं भी था। मुझे न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट सीखा है। कुछ कुछ जगह ट्रेनिंग लेके सीखा है, कुछ पढ़ के सीखा है, कुछ ये करके सीखा है। न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग मेडिसिन के किसी भी एमबीबीएस, एमडी इसके लेवल तक नहीं दी जाती है। जी अब ये कोर्स किसने डिजाइन किया, क्या किया, ये तो कहने की बात है। लेकिन डॉक्टर्स को यूजुअली न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशनल साइंस के बारे में थोड़ा नॉलेज का अभाव है। इसीलिए आपने जो ये बोला कि डॉक्टर्स को भी पता है, नहीं, नहीं पता है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आम डॉक्टर्स को यूजुअली ये बातें नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे लग के कुछ और आगे उसकी पढ़ाई की नहीं। और मैं शायद इसलिए कर पाया क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा हूं पाइनियल ग्लैंड पे। जी जी। तो ऐसा होते होते मैं इस स्थिति में पहुंच पाया हूं।
बहुत शानदार। तो चलिए, इसके जवाब के बाद मैं चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न रहेगा इस लाइव का। एनिमल फूड की जब बात आती है तो जैसे जो आपके साथी हैं डॉक्टर विष्णु चौधरी सर, वो तो स्ट्रिक्ट रूप से बिल्कुल मना करते ही हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो कोई भी एनिमल फूड हो। लेकिन अब चूंकि आपने अभी इस लाइव में एक उदाहरण दिया कि सुमित जी आप बताइए कि कोई भी जानवर ऐसा बता दीजिए एनिमल हमारे अलावा जो बॉयल करके कुछ खाता हो। लेकिन एनिमल दूसरे एनिमल को तो खाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे एनिमल हम देखते हैं जो मांसाहारी एनिमल्स रहते हैं। अब इंसानों के साथ बड़ी दुविधा है कि क्या उनको जो मांसाहार है, एनिमल प्रोडक्ट है, वो लेना चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत सारे डॉक्टरों का भी मत है कि हाँ, नॉनवेज अगर वो लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं, ये बेनिफिट देता है। कई सारे डॉक्टरों ने, मैंने भी जब अपने आसपास के फैमिली डॉक्टरों से भी बात की है तो मैंने उनके मुंह से सुना है कि जैसे कमजोरी है तो आप कैल्शियम के लिए अंडा खाइए या कुछ मछली को सजेस्ट करते हैं। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दें जनता को, थोड़ा क्लैरिफाई। मनुष्य शाकाहारी ही सही है या फिर उनको जो एनिमल फूड है वो भी ले लेना चाहिए? इसके लिए आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा। जो आपने बताया कि कुछ एनिमल्स हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके फीचर्स पे गौर करिए। उनके हाथ में नाखून है, क्लॉज है चमड़ी फाड़ने के लिए, आपके हाथ में है? उनके दांत बाहर निकले हैं लिप्स में गड़ाने के लिए, आपके हैं? जी। उनके दांत बाहर निकले हैं कैनाइन्स, वो ये गड़ाने के लिए चाहिए होते हैं, आपके हैं? अगर नहीं है तो ऊपर वाले ने आपको इसके लिए बनाया नहीं है, बंतु ना बनिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर के तो मेरे ख्याल से कई सारे लोगों ने ये तथ्य बताया कि हाँ, दांत तो हमारे जो साइड के हैं जो चीरने काम आते हैं, तो वो शायद उसी लिए बनाए हैं कि हम मांस को खा सकें, चीर सके। इस पर आप क्या रहेंगे? ऐसा मैंने आप कहीं एक सुना काम है करिए, कुछ जी जी आजकल ओपीजी का जमाना है। ओपीजी एक टेस्ट जी होता है दांतों के लिए, एक्सरे जी होता है। क्योंकि जी मैं जी रेडियोलॉजिस्ट हूं इसलिए मैं जानता हूं। तो जी ओपीजी एक गाय का करा लीजिए और अपना करा लीजिए, और आप देख लीजिए कि वही दांत गाय में है कि नहीं है। और गाय को जुगाली करना है। दूसरी एक बात जी जो लोगों को नहीं समझ आती है ज्यादातर, जी कि इस फेस पे 43 मसल्स हैं। जी इस 43 मसल्स को एक्सरसाइज कैसे करेंगे? चूइंग, आपको चू करना पड़ेगा, जुगाली करना पड़ेगा। जी जब आप चू करेंगे तो ये मसल्स टाइट रहेंगे, नहीं तो वो लूज हो जाएंगे और आप बूढ़े दिखने लगेंगे। इसीलिए जो रॉ फूड होता है, रॉ फूड जो लोग खाते हैं उनका चेहरा ब्राइट होता है। कुक्ड फूड में तो आप ज्यादा चू नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो पहले से कुक्ड है, जी तो आदमी बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो इसका भी राज छुपा हुआ है। कई लोग अगर ये जानना चाहते थे कि जी इसका क्या राज है यंग रहने का, उसका ये राज है कि जी रॉ जी फूड खाएं, जी अनकुक्ड फूड। मेरे कहने का मतलब ये था। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, चलिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बहुत ही शानदार जवाब दिए और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी जो आज तक उनको नहीं पता था। एक मैं छोटा सा कमेंट लूंगा एक दर्शक का, और उसी के साथ साथ मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन हिम्स के बारे में भी कराएं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक परेशान हैं। अगर वो कुछ गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं तो वो किस तरह से हिम्स आ सकते हैं और आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से मिलकर के या जो आपकी टीम है उससे इलाज करा सकते हैं। फिलहाल एक प्रश्न पूछा इन्होंने, आरके सिंह ने, वो हिम्स से रिलेटेड ही है। इसका जवाब देते हुए आप बताएं। ये बोल रहे हैं हिम्स में एक बीमारी का नाम लिखा है उन्होंने, इसका इलाज संभव है? अगर आप सिजोफ्रेनिया। पढ़ पा रहे हो। जी 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 जी, सिजोफ्रेनिया है और ये बिल्कुल संभव है। इनफैक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गट ब्रेन एक्सेस एक चीज होता है जो उनको जानना भी चाहिए। गट इज योर सेकंड ब्रेन। लोग बोलते हैं ना, जी इट्स माय गट फीलिंग। ये मेरा गट फीलिंग है कि ये गट फीलिंग इज एन एक्चुअल फीलिंग। पहले तो लोग यूं ही बोलते थे, अब तो साइंटिफिकली जी प्रूवन है। तो गट ब्रेन एक्सेस है जिससे आपके आहार से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेशन से लेके डिमेंशिया तक, इसके बीच में सभी जी बीमारियां आ जाते हैं। ये पूरा स्पेक्ट्रम बता रहा हूं।
ये चीजें ठीक बड़े आराम से हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी, तो हिम्स में जैसे जो लोग जाना चाहते हैं, तो वैसे तो हमने कई सारी वीडियोस में जानकारी दी है, बट बहुत सारे दर्शक जो शायद इसको पहली बार देख रहे होंगे, तो चूंकि आप ज्यादा अच्छे से बता पाए तरीका कि यदि अस्पताल में आकर के उनको इलाज कराना हो तो किस तरह से करा सकते हैं, वो एक बार बता देंगे, फिर हम वीडियो को लास्ट करेंगे। वो आप एक नंबर जो हमारा एक कांटेक्ट नंबर है, वो अगर वहां पर चला दें, या फिर मेरा खुद का भी कांटेक्ट नंबर अगर व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज कर सकें, तो ये व्हाट्सएप यूजुअली अपने कॉल सेंटर में ही होता है, तो वो देख के उनको कांटेक्ट किया जा सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जिस नंबर पे आप मुझे कॉल करते हैं वो उसका व्हाट्सएप वो ये दिया गया है, वो अगर मैसेज करेंगे तो आप वो बहुत आराम से उनको ये किया जा सकता है। somebody will respond back। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए और इतना कीमती समय निकालने के लिए साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है और कार्यक्रम के लिए अगर आपको बुलावा भेजें तो थोड़ा सा समय निकालिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने जो आज की लाइव सुनी है वो जरूर आपको दोबारा से देखना चाहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम के और इस एपिसोड के लिए सभी दर्शकों का और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।